हमारे भारत में गुरु शिष्य की परंपरा सदियों से चली आ रही है। अगर कोई शिष्य गुरु के प्रति समर्पित होकर शिक्षा लेता है तो वो एक महान लक्ष्य को हासिल जरूर कर लेता है। ऐसे ही गुरु शिष्य की जोड़ी सदियों पहले भारतवर्ष में हुई थी, जिसमें एक गुरु ने अखंड भारत का सपना देखा और उनके शिष्य ने भारत को एक विशाल साम्राज्य का रूप देकर अपने गुरु का सपना पूरा किया। हम जिस गुरु की बात कर रहे हैं वो थे चाणक्य और उनके शिष्य थे चंद्रगुप्त मौर्य। इन दोनों के बारे में आपने किताबों में पढ़ा या सुना जरूर होगा, लेकिन चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक महान सम्राट बनाने के लिए एक अनोखी रणनीति अपनाई थी, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें। 323 ईसा पूर्व झेलम का युद्ध समाप्त हो चुका था। साथ ही संसार के दो बड़े योद्धा पुरु और अलेक्जेंडर के जीवन का सूर्यास्त भी हो चुका था, पर भारत को अपने मुट्ठी में लेने की कोशिशें समाप्त नहीं हुई थी। अलेक्जेंडर का सेनापति सेल्यूकस अलेक्जेंडर के इरादे लेकर फिर से वापस लौटा था। इसी दौर में एक प्रसिद्ध विद्वान थे तक्षशिला के विष्णुगुप्त चाणक्य। चाणक्य दूरदर्शी थे। वो विदेशी आक्रमण के आगे संपूर्ण भारत के लिए अंधेरा भविष्य देख रहे थे। उस वक्त चाणक्य के मन में एक ही सपना था, अखंड भारत के निर्माण का। वे एक ऐसे शक्तिशाली राजा को खड़ा करना चाहते थे जो इन विदेशी आक्रमणकारियों को मुंहतोड़ जवाब दे सके। इसीलिए उन्होंने अलग अलग राजाओं से मिलना शुरू किया। चाणक्य ने सबसे शक्तिशाली राज्य मगध से भारतवर्ष की रक्षा की गुहार लगाई, जहाँ का सम्राट था नंदवंशी धनानंद। धनानंद एक समृद्ध राजा था, जिसके पास एक विशाल सेना थी, जिसमें 2 लाख पैदल सेना, 20,000 घुड़सवार, 2,000 रथ और 3,000 युद्ध हाथी थे। लेकिन यह समृद्धि सिर्फ महल में थी। धनानंद के राज में चमड़े से लेकर पत्थर तक सभी चीजों पर टैक्स लगा दिया गया था। अत्याचार से जनता परेशान थी। धनानंद एक निरंकुश शासक था, जिसकी वजह से उसके खिलाफ असंतोष पनपने लगा था। जब चाणक्य धनानंद के दरबार में पहुंचे तो उन्होंने राजा से विदेशियों के आक्रमण से मुकाबला करके भारतवर्ष को बचाने के लिए सहायता मांगी। लेकिन भोगविलास और शक्ति के घमंड में चूर इस राजा ने उनका प्रस्ताव ठुकराकर उनसे कहा कि तुम पंडित हो, तुम अपने काम से काम रखो, युद्ध करना राजा का काम है, तुम सिर्फ पंडिताई करो। अहंकारी धनानंद ने उनका अपमान करके उन्हें ये भी बताया कि सिकंदर के लौट जाने के बाद पोरस के राजा पुरु की हत्या करने में उसी ने सेल्यूकस और अम्भिराज की मदद की थी। धनानंद यहाँ तक भी नहीं रुका, उसने चाणक्य की शिखा पकड़कर उन्हें राजमहल से बाहर निकाल दिया। इस घोर अपमान के बाद चाणक्य ने अपनी शिखा खोलकर यह प्रतिज्ञा ली कि जब तक वो नंदवंश का नाश नहीं कर देंगे तब तक वे अपनी शिखा नहीं बांधेंगे। चाणक्य की नजरें अब एक युवा की तलाश में थी जो भारत का नया इतिहास लिख सके। वो एक ऐसा शिष्य चाहते थे जो बिकट से बिकट परिस्थितियों का सामना कर सके, जो बल के साथ साथ मानसिक रूप से भी मजबूत हो। चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की पहली मुलाकात की कई कहानियां हैं। उसमें से एक कहानी ये है कि चाणक्य जब राज दरबार से निकलकर एक गांव की सीमा के पास से जा रहे थे, तब उनकी नजर एक 16 साल के युवक पर पड़ी, जो अपने दोस्तों के साथ खेल खेल में राज दरबार बनाकर खुद एक राजा बनकर उनका नेतृत्व कर रहा था। और यही युवक आगे जाकर वीर विराट चंद्रगुप्त मौर्य कहलाए। चंद्रगुप्त मौर्य के वंश और जाति के बारे में इतिहासकार एकमत नहीं है। कोई कहता है कि वो एक साधारण लड़का था, तो वही बौद्ध साहित्य चंद्रगुप्त को क्षत्रिय मानता है। बौद्ध महावंश के अनुसार चंद्रगुप्त को मौर्य नाम के क्षत्रिय वंश का माना गया है और बताया गया है कि वो एक राजकुमार थे। मौर्य नाम की क्षत्रिय जाति का उल्लेख गौतम बुद्ध के समय में भी मिलता है। चाणक्य उस लड़के को अपने साथ तक्षशिला ले गए, जो उस समय विद्या का केंद्र था, और चाणक्य वहाँ के आचार्य थे। उन्होंने चंद्रगुप्त को सभी कलाओं, अस्त्र शस्त्र तथा विद्याओं की विधिवत शिक्षा दी। सिकंदर और पोरस के बीच हुई लड़ाई में पोरस ने सिकंदर को हरा दिया था, लेकिन पोरस राजा के साथ युद्ध होने से पहले सिकंदर ने कुछ हिस्से जीत लिए थे और अभी तक उन भागों पर यूनानियों का अधिकार था। इस समय चाणक्य व चंद्रगुप्त के सामने 2 मुख्य कार्य थे: देश को विदेशियों के अधिपत्य से मुक्त करना और नंदों के अत्याचार पूर्ण शासन का अंत करना। ये काम इतने आसान नहीं थे, क्योंकि उनके पास ना तो धन था
और ना ही सैनिक, इसीलिए उन्होंने पहले इसी ओर अपना ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने धीरे धीरे मगध की प्रजा जो अन्याय से पीड़ित थी उन्हें अपने साथ मिलाकर सैन्य दल बढ़ाया, गुप्तचरों को तैयार किया, छोटे छोटे छापामार युद्ध करके धनानंद का खजाना लूटा। अपनी छोटी सेना के साथ उन्होंने कई बार मगध साम्राज्य के केंद्र स्थल पर आक्रमण किया। कई बार उन्हें सफलता मिली तो कभी उनको हार का सामना भी करना पड़ा। अब चाणक्य और चंद्रगुप्त के समझ में आ गया था कि धनानंद को हराने के लिए एक विशाल सेना की जरूरत है। इसीलिए उन्होंने मगध के अलावा जो 15 जनपद थे उनमें से कुछ राजाओं से समझौता करके उन्हें चंद्रगुप्त के नेतृत्व में एक साथ मिलकर धनानंद के खिलाफ खड़े होने के लिए मना लिया। इस बार चंद्रगुप्त ने मगध साम्राज्य की सीमाओं से आक्रमण किया जहां धनानंद की कमजोर पकड़ थी। मार्ग में जो नगर और सैन्य छावनियां पड़ी उन पर अधिकार करते हुए वो आगे बढ़े और धनानंद को घेर लिया। इस युद्ध में धनानंद अपने वंशजनों सहित मारा गया। मगध में नंद वंश को मिटाने के बाद चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को मगध के राज सिंहासन पर बिठा दिया और खुद चाणक्य उनके दरबार में प्रधानमंत्री और मुख्य सलाहकार के रूप में कार्य करते रहे। जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य अपने साम्राज्य को सुदृढ़ एवं सुसंगठित करने में व्यस्त थे, उसी समय जितना इलाका अलेक्जेंडर ने जीता था उसके छोटे छोटे हिस्सों पर उसके सेनापति अपनी हुकूमत चला रहे थे। यानी मगध की सीमाओं पर विदेशी आक्रांतों का भय बना हुआ था। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस अपने यूनानी साम्राज्य का विस्तार करने का प्रयास कर रहा था। सेल्यूकस सिकंदर के समान ही महत्वाकांक्षी था। उसने सिकंदर द्वारा जीते गए प्रदेश जो सिकंदर की मृत्यु के बाद स्वतंत्र हो गए थे फिर से अपने अधीन करने का प्रयास किया। इसी उद्देश्य से सेल्यूकस ने पहले बैक्ट्रिया पर आक्रमण किया जिसमें उसे सफलता मिली, जिससे प्रोत्साहित होकर सेल्यूकस ने भारत की ओर अपना रुख किया। 305 ईसा पूर्व के लगभग सेल्यूकस सिंधु नदी के तट पर पहुंचा, लेकिन इस वक्त उसका सामना अखंड भारत के सम्राट चंद्रगुप्त और बुद्धिमान चाणक्य से होना था और इसीलिए चंद्रगुप्त के हाथों उसे करारी हार का सामना करना पड़ा। चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते की शर्तों के तहत सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को हेरात, काबुल की घाटी, कांधार और बलूचिस्तान प्रदेश सौंप दिए। इसी के साथ उसने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। सेल्यूकस ने मौर्य दरबार से सदैव मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखे और अपना एक राजदूत जिसका नाम मेगास्थनीज था उसे मौर्य दरबार में भेजा जो मगध में लंबे समय तक रहा। मेगास्थनीज ने भारत के संदर्भ में एक पुस्तक की भी रचना की थी जिसे इंडिका के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त के शासन का उद्देश्य लोक कल्याण था। लोक कल्याण के उद्देश्य से उन्होंने अपनी प्रजा की आर्थिक और सामाजिक उन्नति पर ध्यान दिया। उन्होंने कृषि, व्यापार, उद्योगों को भरपूर प्रोत्साहन दिया। उम्मीद है इस महान राजा के महान इतिहास को जानकर आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो नीचे लाइक का बटन जरूर दबाइए ताकि YouTube इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए और हमें भी और ऐसी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। और आप इतिहास के किन महान हस्तियों के बारे में जानना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और एक बात, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो ऐसा ही इंटरेस्टिंग कंटेंट देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।